ऑल राइट जी, आपकी फरमाइश पे आज हमने रीडिंग करनी है उर्दू में, और जिसको आज भी समझ ना आई उसको मैंने यहाँ से नीचे धक्का दे देना है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके अब ये एक्सपेक्ट ना करें कि रीडिंग जो है वो होगी दिस इज़ आ कैट, ये एक भालू है, भालू है, बिल्ली है, बिल्ली है, राइट। इतनी आसान रीडिंग होगी नहीं कभी भी, ठीक है। और जिन लोगों को अभी भी रीडिंग में परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, अपनी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को ठीक करें। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? आपने एक सेंटेंस पढ़ा फुल स्टॉप तक, पढ़ने के बाद सर उठाएं और सोचें कि आपको कितनी समझ आई, ठीक है। और अगर हुआ है कि एक सेंटेंस पढ़ लिया है फुल स्टॉप तक लेकिन पल्ले कुछ नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब है कि आप पढ़ तो रहे हैं, यानी आपको पढ़ना तो आता है लेकिन आप पढ़ नहीं रहे उसको, मतलब जो पढ़ रहे हैं उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तो अंडरस्टैंडिंग होगी तो बात बनेगी। आमतौर पे लोग समझते हैं शायद रीडिंग में कुछ पढ़ के सुनाना है या कुछ पढ़ना है, ऐसा नहीं है। इट्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और ये तभी इंप्रूव होगी जब आप, मैंने एक वो वीडियो भी शेयर की है वेरी रिसेंटली रीडिंग के लिए, कि आइट्स की जितनी बुक्स हैं उनमें जो पैसेजेस दिए हुए हैं पेंसिल के साथ मोबाइल में अपने डिक्शनरी रखें पास, उसको पढ़ना शुरू करें। एक सेंटेंस पढ़ें फुल स्टॉप तक, सर उठाएं, सोचें कितनी समझ आई। कोई नया वर्ड आता है फ़ौरन देखें उस नए वर्ड का क्या मीनिंग है। एक दफ़ा एक वर्ड का जब आप मीनिंग देख लेते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाता है। दोबारा फिर जब वही वर्ड आपके सामने आएगा आपको पता होगा कि इसका मीनिंग क्या है। वर्ड आपको याद नहीं रहेगा लेकिन जब वो आपके सामने आएगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना हमारे ज़हन में नहीं होते, लेकिन जब सामने आते हैं पता चल जाते हैं हाँ ये तो वही है। सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दैट, लेकिन उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगी। टिप्स जो है ना वो सिर्फ तब काम आती हैं जब आपके पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। अब फर्ज करें आपको स्विमिंग आती है, आप कहते हैं जी मुझे अंडर वाटर डाइविंग सिखाएं, मैं आपको वो सिखा देता हूं। आपको स्विमिंग आती नहीं है, आप कहते हैं अंडर वाटर डाइविंग सिखाएं, वो आखिरी डाइविंग होगी, ठीक है। उसके बाद फिर खुद ही ऊपर आएंगे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, ठीक है। तो रीडिंग होगी तो ये जो टिप्स मैं दे रहा हूँ ये काम आएंगी, अगर रीडिंग ही नहीं है तो नहीं काम आएगी, राइट। मेरा एक दोस्त था, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, मगफरत करे, उसके पास कन्वेंस नहीं थी अपनी, कभी वैगन में ट्रैवल कर रहा है, कभी रिक्शा पे ट्रैवल कर रहा है। मैंने कहा यार तुम एक मोटर बाइक ले लो, कहता मुझे चलानी नहीं आती। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें बाइक चलाना सिखाऊंगा। उन दिनों में मैं भी बाइक पे ही अपने सारे काम करता था, तो उसको मैंने घर बुलाया, खाना खिलाया, मैंने कहा चलाओ तुम्हें बाइक सिखाता हूँ। बाइक सिखाने के लिए लेके गया, वो कभी बाइक इस तरफ को डोले, कभी उस तरफ को डोले, कभी इधर को गिरे। मैंने से पूछा, मैंने कहा तुम्हें साइकिल चलानी आती? कहता वो भी नहीं आती। तो वो साइकिल नहीं चलानी आती तो बाइक तो बैलेंस करना पड़ता है ना सारा, ठीक है। तो अगर साइकिल नहीं चलानी आती तो बाइक चलानी मुश्किल होगी। तो इन द सेम वे अगर रीडिंग की समझ ही नहीं आती, जिसको पंजाबी में ना एक स्टूडेंट ने कहा था इंडियन पंजाब से, मैंने रीडिंग दी उक्का ही समझ नहीं आती, तो वो जो उक्का वाला केस है उसमें फिर आप खुद से बैठें, खुद से देखें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, क्या है, एंड ऑल दैट। अच्छा जी, क्या? हाँ, उसको इम्प्रूव करने का बेहतरीन तरीका ये है कि रीड करें, जो नए वर्ड्स आते हैं उनका मीनिंग देखें क्या है, और जो रीड करें उसको इंटरप्रेट करें अपनी नेटिव लैंग्वेज में, यानी ट्रांसलेट करें। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी इम्प्रूविंग वो जो रीडिंग स्किल है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और फिर शुरू में आपको अपनी मदर टंग का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो वर्ड्स आपको इंग्लिश में ही समझ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। किसमें? मैं अभी आता हूँ, उन क्वेश्चंस पे भी मैं आऊँगा, अभी हम लोग जनरल डिस्कशन कर रहे हैं रीडिंग पे, ठीक है। सो आई कम टू दैट, ठीक हो गया। अच्छा जी, पैसेज आपके सामने है और 40 मिनट्स का, सॉरी 1 आवर का टाइम होगा, 40 क्वेश्चंस होंगे, उनको आपने करना है। अगर तो आप सही तरीके से करें तो 1 आवर इज़ मोर देन इनफ फॉर 40 क्वेश्चंस, और अगर आप गुम हो जाएं तो फिर एक पैसेज भी नहीं होगा। गुम होने का मतलब समझते हैं ना, आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, क्या होगा, एंड ऑल दैट। ओके, अब हम सबसे पहले देखते हैं, ये कॉर्क पे है हमारा पैसेज, लेकिन हम जाएंगे पहले क्वेश्चंस पे। और क्वेश्चंस में सबसे पहले आपने देखना है कि कितने सेट्स हैं। हर पैसेज के साथ मिनिमम 2 सेट्स होंगे, मैक्सिमम 3 सेट्स होंगे। सेट कहते हैं 4-5 क्वेश्चंस इकट्ठे जो आते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 सेट्स हैं। पहला सेट है ट्रू फॉल्स, मैं पहले पैसेज की बात कर रहा हूँ, लोग एंड पे पहुँच गए, गुड, या ऑलराइट। सो क्वेश्चंस 1 to 5 जो है ये हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, और क्वेश्चंस 6 to 13 जो है ये है कंप्लीट द नोट्स बिलो। अब इन दोनों में से जहां से मर्जी शुरू कर दें, दे आर परफेक्टली फाइन, क्योंकि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में भी क्वेश्चन और पैसेज एक ही ऑर्डर में है।
उसके बाद जो नोट्स कॉम्प्लीशन है वहां पे भी क्वेश्चंस और पैसेज एक ही ऑर्डर में है। अगर क्वेश्चन आ जाए ना विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, उसको शुरू में नहीं करना, उसके साथ पंगा लेने का नहीं, शुरू में नहीं। पहले जो बाकी के क्वेश्चंस हैं जहां पे क्वेश्चंस और आंसर्स एक ही ऑर्डर में आते हैं पहले उसको कर लें एंड पे, और उसके जो है ना विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग, उसके क्वेश्चंस पढ़ पहले लें, लेकिन करें उसको एंड में जाके, क्योंकि उसके लिए आपको पूरे पैसेज में समझ लें पूरे घर की तलाशी लेनी है, राइट। और बाकी क्या है वो एक कमरे में ही आपको सारे मिल जाएंगे, कमरे से मुराद है पैराग्राफ, राइट। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन से, और मेरे साथ साथ रहना है, मुझसे आगे निकल के कोई इनाम नहीं मिलेगा आपको, खुद ही बाद में ख्वार होंगे, राइट। मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा था, मैं भी क्वेश्चन 1 पे हूँ, एक स्टूडेंट मुझे सेकंड का आंसर भेज रहा है, थर्ड का भेज रहा है, फोर्थ का भेज रहा है, मैंने कहा आप फिर खुद से कर लें, तो हम लोग इसको इस तरह से नहीं करते। सो यू नीड टू स्टे विथ मी, जैसे जैसे जहाँ जहाँ मतलब एक समझ लें कि मेथड है, वो मेथड मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो तभी होगा जब आप मुझे फॉलो करेंगे, राइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है कॉर्क ओक हैज द थिकेस्ट बार्क ऑफ एनी लिविंग ट्री। अब बेसिकली जब वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन देते हैं तो यहाँ पे वो एडजेक्टिव की सेकंड थर्ड डिग्री, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, इस तरह की चीज़ें आम तौर पे यूज़ करते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि कॉक ओक जो कि एक दरख्त है, हैज़ द थिकेस्ट बार्क ऑफ एनी लिविंग ट्री, अगर तो उसकी थिकेस्ट बार्क है, लिविंग ट्री का मतलब है कि वो ट्री आज भी पाया जाता है, अगर तो उसकी बार्क, ये बार्क वो है जो दरख्त की छाल नहीं होती, जो उसकी लकड़ी होती है, अगर तो उसकी जो दरख्त की बार्क है वो थिकेस्ट है, देन इट इज ट्रू। अगर वो थिकेस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा, मतलब जो ओक ट्री है उसका जो कॉक है वो थिकेस्ट बार्क है उसकी, इफ इट इज लाइक दैट देन इट्स ट्रू। अगर वो थिकेस्ट नहीं है, किसी और की थिकेस्ट है, तो देन इट इज गोइंग टू बी फॉल्स। और अगर ये नहीं बताया कि थिकेस्ट है या नहीं है, किसकी थिकेस्ट है, देन इट इज नॉट गिवन। अच्छा, अब करना क्या है, जो पहले 4-5 क्वेश्चंस हैं उसका आंसर ढूंढने के लिए आप लोगों ने पहले पैराग्राफ पे जाना है। आमतौर पे आंसर आपको या तो पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा या आपको दूसरे पैराग्राफ में मिल जाएगा। अब जरा वापस आएं, पहले पैराग्राफ पे ही आ जाएं और इसको जरा पढ़ें, फिर जब आंसर मैं पूछूं तो तब मुझे बताना है। आंसर इज इन फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ की पहली 3-4 लाइन्स में। फर्स्ट लाइन बस पढ़ लें फुल स्टॉप तक, और फिर इसको मैच करें क्वेश्चन के साथ। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, कोई एक आध वर्ड को मैच नहीं करना, मैच करना है कॉक ओक हैज द थिकेस्ट बार्क ऑफ एनी लिविंग ट्री, लिविंग ट्री पे भी फोकस करना है। सिर्फ पहला सेंटेंस पढ़ना है, यानी इसका सारा जो भी आइडिया है वो वहीं पे दिया है। सेंटेंस में पढ़ता हूं, कॉक द थिक बार्क ऑफ द कॉक ओक ट्री, its Quercus suber is a remarkable material. Now what's the answer? Not given. Why not given? Living tree का कोई जिक्र नहीं है और thick bark है, thickest का भी जिक्र नहीं है। Yes, material है but the thickest bark उसका कोई जिक्र नहीं है। So this is नॉट गिवन। यहां तक समझ आ गया। अब जैसे ही आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, अगले क्वेश्चन के लिए या तो उसी पैराग्राफ में आगे पढ़ना है या अगले पैराग्राफ को। और एक चीज याद रखें, क्वेश्चन को जब भी पढ़ना है उसमें से क्लू वर्ड निकालना है। क्लू वर्ड ऐसा वर्ड है जैसे आपके हाथ में एक लिस्ट है ना, अगर उस लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ है चॉकलेट बिस्किट्स, आप लिस्ट को नीचे करेंगे, फौरन सुपर स्टोर में जाएंगे, देखेंगे पहले बिस्किट्स कहाँ पे हैं, फिर देखेंगे चॉकलेट बिस्किट्स कहाँ पे हैं, पहुंच गए आप। इसको कहते हैं क्लू वर्ड। क्लू वर्ड आपको एग्जैक्ट उस लोकेशन पे ले जाता है जहां पे आंसर है और उसके बाद फिर आपको आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, साइंटिस्ट्स हैव डेवलप्ड। अब साइंटिस्ट की जगह पे रिसर्चर्स आ सकता है, कोई भी और वर्ड आ सकता है। साइंटिस्ट्स हैव डेवलप्ड अ सिंथेटिक कॉक, सिंथेटिक कॉक को अंडरलाइन कर लें, with the same cellular structure as natural cock। अब सिंथेटिक कॉक आर्टिफिशियल है और सेलुलर स्ट्रक्चर अगर तो दोनों का एक है, यानी नेचुरल कॉक का और सेलुलर, ये आपने देखा होगा एक नरम सा ढक्कन होता है, प्लास्टिक नहीं होता, एक नरम सा ढक्कन। पहले दौर में बॉटल के ऊपर, अभी भी ये जो शैंपेन पीते हैं ना उसके ऊपर जो ढक्कन लगता है वो यही होता है बाग का।
रूह अफ़ज़ा के ऊपर पहले लगा करता था, एग्जैक्टली अब नहीं, अब तो दूसरा आ गया ना, एग्जैक्टली अभी भी कुछ लोग ना ये हकीम वगैरह बॉटल के ऊपर ढक्कन लगाते हैं इस तरह का। सो साइंटिस्ट्स हैव डेवलप अ सिंथेटिक, अब बेसिकली साइंटिस्ट्स हैव डेवलप अ सिंथेटिक कॉक। चेक क्या करना है, चेक ये करना है विद द सेम सेलुलर स्ट्रक्चर एज नेचुरल। इफ द सेलुलर स्ट्रक्चर इज सेम एज नेचुरल देन इट इज ट्रू, इफ द सेलुलर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट देन इट इज फॉल्स। और अगर सेलुलर स्ट्रक्चर का बताया नहीं है कि सेम है या डिफरेंट है तो नॉट गिवन। अब जाएं जरा ढूंढें सिंथेटिक कॉक, सेलुलर स्ट्रक्चर, साइंटिस्ट, सेकंड पैराग्राफ में आ जाएं, वहां पे आपको सेलुलर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। मिल गया सबको? स्कैनिंग अपनी तेज करें। अब देख लें, जो मैंने चीज बताई है उसको देखें। फोकस करें सेंटेंस पे। हैज़ अ पर्टिकुलर सेलुलर स्ट्रक्चर विद अबाउट 40 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट टेक्नोलॉजी हैज नेवर सक्सीडेड इन रेप्लिकेटिंग। ठीक हो गया? वर्ड्स की समझ आ गई क्या है? कौन कह रहा था रीडिंग की नहीं समझ? आप कह रहे थे ना लास्ट थर्सडे को, किसने कहा था? आपने। अब आ रही समझ? हॉके क्यों पढ़ रहे हो? हाँ, समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, कोशिश करनी है, आप थोड़ी हिम्मत करें आप भी, राइट? अच्छा, अब कैसे पता चला? हैज नेवर सक्सीडेड इन रेप्लिकेटिंग। अब रेप्लिकेट का क्या मतलब है? एग्जैक्टली सेम वही चीज करना, तो वो नहीं कर सके, तो आंसर इज फॉल्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा। अब यहां पे भी हमने पहले क्लू वर्ड निकालना है। क्लू वर्ड आपको डायरेक्टली वहां पे लेके जाएगा, क्लू वर्ड को आपने स्कैन करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 है इंडिविजुअल कॉक oak trees must be left for 25 years between the first and second harvest। अब सुने, पहली और दूसरी हार्वेस्ट के, इधर हार्वेस्ट कहेंगे कटाई की, आप वहां से बार्क जो है उतार के उसके कॉक्स बनाएं। पहली और दूसरी हार्वेस्ट के दरमियान में 25 years का गैप होना चाहिए। सो इंडिविजुअल कॉक oak tree must be left for 25, if it is for 25 years the answer is true, if it is less than 25 और मोर देन 25 देन द आंसर इज फॉल्स। और अगर वो बताएं ना कि कितने सालों का फर्क होना चाहिए एक हार्वेस्ट से दूसरे हार्वेस्ट के दरमियान, तो क्या होगा? नॉट गिवन। ठीक, ये चीज समझनी है, ठीक है? ये अब जाएं जरा वापस 25 का वर्ड देखें, कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा। मिल गया? फोर्थ पैराग्राफ में। आसान हो रहा है ना? गुड। अब जरा पढ़ें इसको गौर से। फ्रॉम द प्लांटिंग ऑफ अ कॉक, यहां से पढ़िएगा और गौर से ध्यान से पढ़ना है। फ्रॉम द प्लांटिंग ऑफ अ कॉक सैपलिंग टू द फर्स्ट हार्वेस्ट टेक्स 25। अब ये दो हार्वेस्ट के दरमियान नहीं है, वो बोल रहे हैं फर्स्ट हार्वेस्ट टेक्स 25 years एंड अ गैप ऑफ अप्रोक्सीमेटली अ डेकेड मस्ट सेपरेट हार्वेस्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल ट्री। डेकेड, वहां पे क्या बोला? 25 years। तो क्या होगा आंसर? फॉल्स। नॉट गिवन किसने बोला? फॉल्स होगा, ठीक है? गुड। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। कॉक बार शुड बी स्ट्रिप्ड इन ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। अब जरा सुनिएगा, कॉर्क की जो बार्क है यानी जो उसकी छाल है, शुड बी स्ट्रिप्ड, उसको तोड़ना चाहिए। जब उसको स्ट्रिप करते हैं ना, वो पूरी को, अगर नहीं समझ आ रही ना, एक जाके यूट्यूब पे ये लिखिएगा, आपको सारा वो वीडियो दिखाएंगे पूरा कि ये बनता कैसे एंड ऑल दैट। एनीवेज, शुड बी स्ट्रिप्ड इन ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। अगर वो ये कहें कि बारिश में उसको नहीं उतारा जाता, हार्वेस्टिंग जो है बारिश में नहीं होती, हार्वेस्टिंग सिर्फ ड्राई क्लाइमेट में होती है, या सनी डे का मतलब भी ड्राई है, राइट? नो रेन का मतलब भी ड्राई, अगर तो उसमें होता है तो ट्रू। अगर आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं तो फॉल्स। और अगर ये नहीं बताया कि उसको जो स्ट्रिप करते हैं वो ड्राई में होना चाहिए या वेट में होना चाहिए, तो नॉट गिवन होगा। अब यहां पे आपने एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, जहां पे आपको 25 वाला वर्ड मिला है, उसी पैराग्राफ में लास्ट 2-3 लाइंस को देख लें, क्योंकि ये आंसर्स ऑर्डर में है।
You even have to wait for the right kind of summer's day. अब summer's day का क्या मतलब है? Dry atmospheric conditions. तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, पाइन समझ आ रहा है? ये देख लें फिर, ये अब क्यों नहीं समझ आ रहा? अब समझ इसलिए नहीं आ रहा, देखें क्वेश्चन भी पता चल गया, आंसर। अब आपकी जो रीडिंग स्किल है ना, अब ये उसका काम है। ठीक है, आए जरा वापस देखते हैं, ये लास्ट पैराग्राफ है, ये जिसमें वर्ड दिया हुआ है ना, यू इवन हैव टू वेट फॉर द राइट काइंड ऑफ समर्स डे। अब समर्स डे का क्या मतलब है? गर्मियों में दिन कैसा होता है? ड्राई, खुश्क। ठीक है, पैसेज में क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज किया है? कॉक बार्क शुड बी स्ट्रिप्ड इन ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ड्राई एटमॉस्फेयर हमें कब मिलता है? समर में। तो समर डे और ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ये सिनोनिम्स हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, इस पे जाके फिर फोकस करना है, अभी नोट करते जाएं, जाके फिर देखते हैं क्या है। हाँ, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलें क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। दी ओनली वे, अब जब भी वो ये लिखे ना ओनली वे, तो आपने देखना है अगर तो एक ही वे है तो ट्रू होगा, अगर और भी वेज हैं तो फॉल्स होगा। और ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन भी अगर आप 50, ये देखिए इस पे कितने क्वेश्चंस हैं? 5, इस तरह के 10 और कर लें ना, तो फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी, जहां पे ओनली का वर्ड होगा वहां पे मैंने ये देखना है, जहां पे कंपैरेटिव होगा वहां पे मैंने ये चेक करना है। मतलब उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं ना, उनके पास वो लिखा हुआ है कि एक ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का क्वेश्चन कंपैरेटिव में बनेगा, एक सुपरलेटिव में बनेगा, मोस्ट लीस्ट के साथ। ठीक है, तो जब आप ये 40-50 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा कहानी है क्या है, तमाशा है क्या है इसके पीछे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द ओनली वे टू रिमूव द बार्क फ्रॉम कॉक ओक ट्रीज इज बाय हैंड। अब जरा देख लें, अगर तो सिर्फ बाय हैंड है कि हाथ से ही उसको तोड़ना है तो ये होगा ट्रू, अगर बाय हैंड है और कोई और मेथड भी है तो हो जाएगा फॉल्स, और अगर नहीं बताया कि एक ही वे है बाय हैंड तो देन इट इज नॉट गिवन। अब वापस जाइएगा, देखिएगा रिमूव द बार्क, कैसे उसको रिमूव करते हैं। पेज 17 पे आ जाएं, फर्स्ट पैराग्राफ, पहली 5-6 लाइंस पढ़ें, आपको मिल जाएगा। अब बाय हैंड का वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन हाथ से जो चीज इस्तेमाल होती है उसका नाम दे दिए, राइट? सो व्हाट हैव दे मेंशन? नो मैकेनिकल मीन्स of stripping cork bark has been invented, so the job is done by teams of highly skilled workers. First they make a vertical cuts down the bark using small sharp axes. X कहते हैं कुल्हाड़ी को। कुल्हाड़ी खुद ब खुद चलती है? नहीं चलती। कैसे चलाते हैं? बाय हैंड, हाथ से चलती है। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। यही चेक करना था, राइट? झटका दिया है थोड़ा सा चेक करने के लिए, और ये वाकई जब आप कॉन्फिडेंट हो ना, फिर आपको हैरत होगी ऐसे क्यों होगा, राइट? वेरी गुड, ठीक हो गया। पहले 5 क्वेश्चंस समझ आ गई, वेरी नाइस।